नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दरअसल अफगानिस्तान को लेकर कुछ चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि हिंसाग्रस्त अफगानिस्तान में हालात वाकई में बहुत ज्यादा चिंताजनक होने वाले हैं और मुझे एक प्रकार से भविष्य अफगानिस्तान का आने वाले समय में निकट भविष्य उसका अंधकार में दिख रहा है। अब इसको लेकर मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा दोस्तों, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको ये जो पूरा का पूरा विवाद है, या यूं कहिए कि ये पूरा का पूरा जो ये विषय है, इसे संक्षेप में आपके सामने बयान कर सकूं, आपको समझा सकूं कि दरअसल भारत से तकरीबन 1757 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान में आखिर हो क्या रहा है। लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है दोस्तों अफगानिस्तान के बारे में थोड़ी सी जानकारी। मसलन उसकी राजधानी का नाम काबुल है, और अगर मैं इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करूं तो यहां पर दोस्तों, अगर आप इसको नक्शे पर अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो नक्शा आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, और यहां पर आप देखिए कि अफगानिस्तान के पूर्व में पाकिस्तान है, उत्तर पूर्व में भारत और चीन है, उत्तर दिशा में ताजिकिस्तान है, कजाकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान है, और इसके पश्चिम में यानी वेस्ट में ईरान है। यानी एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी जो देश है दरअसल ये लैंडलॉक्ड है। इसके पास अपना कोई समुद्री बॉर्डर नहीं है, ये चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ है, और यही इसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य भी है। इसके पास कोई बंदरगाह नहीं है, इसके पास एक्सटर्नल सपोर्ट या तो हवाई मार्ग से इसको मिल सकता है या फिर सड़क मार्ग से मिल सकता है, वो भी अन्य देशों के माध्यम से। समुद्री तट इसके पास नहीं है, इसलिए आज ये कई सारी जगहों, कई सारे संकटों से जूझ रहा है। ये एक कारण है। तो यह आपने पूरा का पूरा अफगानिस्तान के बारे में समझा दोस्तों, और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। फिलहाल वहां पर राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। अशरफ गनी वहां पर राष्ट्रपति हैं दोस्तों। और अब आपको ये सारा का सारा केस मैं समझाना चाहूंगा कि आखिर अफगानिस्तान में हो क्या रहा है। दरअसल दोस्तों, तालिबान एक आतंकवादी संगठन है जो एक प्रकार से अफगानिस्तान की सारी राजनीतिक शक्ति को, ताकत को अपने कब्जे में करना चाहता है और पूरे देश को एक अमीरात बनाना चाहता है। अंग्रेजी में इसे एमिरेट कहते हैं, और एक खलीफा बनाना चाहता है दोस्तों, इस्लाम का खलीफा। यानी एक लोकतांत्रिक या यूं कहिए एक गणतांत्रिक या गणतंत्र अफगानिस्तान जो इस समय है, वहां पर इस समय लोकतांत्रिक तौर पर वहां पर एक सरकार है, लोकतंत्र के नाम पर वहां पर एक सरकार है, जिसके राष्ट्रपति वहां पर मैंने आपको बताया कि अशरफ गनी साहब हैं। अब यहां पर सीन दरअसल यह है कि तालिबान यहां पर शरिया कानून को लागू कराना चाहता है और इसे एक अमीरात बनाना चाहता है, एक एमिरेट बनाना चाहता है दोस्तों। और इसमें उसे पाकिस्तान के डीप स्टेट का भी समर्थन हासिल है। पाकिस्तान वैसे तो स्वीकार नहीं करता कि वो अफगानिस्तान में अशांति के लिए जिम्मेदार है, लेकिन सब ये जानते हैं, हर कोई व्यक्ति ये जानता है, हर कोई विशेषज्ञ इस बात का दावा करता है, चाहे अमेरिकी हो, चाहे यूरोप का हो, चाहे भारतीय हो या किसी और देश का हो, वो इस बात का दावा करता है कि अफगानिस्तान में जितनी भी अशांति फैली हुई है, उन सब के पीछे एक प्रकार से फंडिंग और एक प्रकार से समर्थन अपना देता है पाकिस्तान का डीप स्टेट, यानी पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। दरअसल दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि 9/11 का जब हमला हुआ था, आपको याद होगा कि अमेरिका में हमला हुआ था जिसमें तकरीबन 3000 लोगों की मौत हुई थी, और वो अमेरिका के ऊपर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था, और उसे अलकायदा ने अंजाम दिया था दोस्तों। अलकायदा जिसका प्रमुख लादेन था। अब दरअसल उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अब आप सोचेंगे कि हमला तो अलकायदा ने किया, तो अमेरिका ने क्यों अफगानिस्तान पर हमला किया? तो उसका कारण यह था दोस्तों कि दरअसल ये बातें निकलकर सामने आई थी कि तालिबान ने इस पूरे के पूरे अलकायदा को पैसे दिए हैं, अलकायदा को अपनी जमीन पर यानी अफगानिस्तान पर फलने फूलने का मौका भी दिया है। क्योंकि इसको मैं आपको और अच्छे से समझाना चाहूंगा, इसकी परतों को और अगर मैं खोलूं तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया था, वो काबिज हो गई थी।
और फिर उसके बाद दोस्तों 1998 आते आते यानी महज 2 सालों के भीतर अफगानिस्तान का 90% से ज्यादा इलाका उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। वहां पर उनका शासन चलता था। मैं उसकी वानगी भी मैं आपको बताऊंगा कि उस दौर में क्या होता था, लेकिन आप इसको ऐसे समझिए कि जब 9/11 का हमला हुआ तो उसके बाद दोस्तों अमेरिका ने यह समझा कि इसको समर्थन दरअसल अलकायदा को तालिबान की ओर से आया और उसने धावा बोल दिया अफगानिस्तान पर। और उसके बाद से 20 वर्ष बीत चुके हैं। यह 20वां साल चल रहा है, मौजूदा वर्ष 2021। और अभी मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि कुछ ही महीने पहले अप्रैल के माह में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह घोषणा की कि अमेरिका के सैनिक और नाटो गठबंधन के सैनिक वापसी करेंगे, यानी उनकी घर वापसी होगी अफगानिस्तान से। अब इसको लेकर तालिबान खुश हो रहा है और तालिबान की आड़ में पाकिस्तान भी खुश हो रहा है। वजह यह है कि तालिबान हमेशा से पाकिस्तान का समर्थन रहा है, समर्थित करता है, आया है। और एक प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अफगानिस्तान में जो सरकार है, अफगानिस्तान की जो चुनी हुई सरकार है, अशरफ गनी की सरकार, वो भारत को समर्थन देती है। यानी भारत का भी इसमें रोल है। एक पाकिस्तान का अपना निजी स्वार्थ है, भारत इसको विकास की दृष्टि से देख रहा है और अमेरिका अपना पीछा छुड़ाना चाह रहा है। यहां पर आप समझिए इस पूरे के पूरे त्रिकोण को। और इस बीच चीन भी है, रूस भी है और इस बीच कुछ और देश भी इसमें शामिल हैं जो अफगानिस्तान की आग में अपने हाथ सेकने आ रहे हैं। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा यह बड़ा ही दिलचस्प विषय है और इस समय अफगानिस्तान में अस्थिरता के बादल मंडरा रहे हैं। अफगानियों का भविष्य अंधकार में। इसीलिए मैंने इस बात को शुरुआत में कहा था इस वीडियो की, क्योंकि यहां पर स्थिति वाकई में नाजुक हो रही है। बहरहाल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब जो बाइडेन साहब ने इस बात की घोषणा की कि अमेरिका के सैनिक और नाटो गठबंधन के सैनिक वापसी कर देंगे, तो उसके बाद अफगानिस्तान के भीतर तालिबानी इसी बात का बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं कि कब वो दिन आए, कब वो शुभ घड़ी आए कि वो तमाम सैनिक वहां से जाएं और उसके बाद अफगान फोर्सेस को हराकर वो देश के तमाम 34 के 34 राज्यों पर, प्रांतों पर कब्जा स्थापित कर लें पुनः और अतीत के अपने शासन की एक प्रकार से फिर से पुनरावृत्ति कर दें, दोहरा दें उसे। आपको दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि उस दौर में भीषण रक्तपात अफगानिस्तान के भीतर तालिबानियों ने किया। भीषण रक्तपात करके इन्होंने शांति का ढोंग रचा दोस्तों। और आपको मैं सच्चाई इस संगठन की बताना चाहूंगा, यह दरअसल कट्टरपंथी विचारधारा से पालन और पोषित है। कट्टरपंथ और क्रूर विचारधारा का मसीहा है और पूरे अफगानिस्तान में सिर्फ एक राज स्थापित करना चाहता है, वो है कट्टर इस्लामिक राज। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि उस जमाने में यानी 1998 में जब इन्होंने तकरीबन 90% हिस्से पर कब्जा कर लिया था अफगानिस्तान के, तो शुरुआत में तो इनकी काफी ज्यादा लोकप्रियता बढ़ गई दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें मुजाहिदीनों का यह संगठन है जो सोवियत संघ से लड़ते थे, क्योंकि एक जमाने में सोवियत संघ जब हुआ करता था, बाद में उसका विघटन हो गया, लेकिन जब सोवियत संघ हुआ करता था तो उन्होंने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था और उस दौरान मुजाहिदीनों की एक फौज तैयार हो गई थी, जिसका एक प्रकार से बहुत सारे लोग कहते हैं, सच भी है कि पाकिस्तान ने उन्हें ट्रेनिंग दी, पाकिस्तान ने ही उन्हें प्रशिक्षण दिया और वो जब पनाह लेने के लिए सुरक्षित कहीं जाते थे, सुरक्षित स्थान की तलाश करते थे, उस पूरे अभियान में उन्हें पनाह दी पाकिस्तान ने। बहरहाल दोस्तों जब सोवियत संघ ने यह हमला किया तो मुजाहिदीनों की फौज वहां पर बन गई और उसके बाद उन मुजाहिदीनों ने एक प्रकार से उनके द्वारा कह लीजिए, ये कहिए कि रूस, बाद में वो चला गया। सोवियत संघ जब वो हुआ करता था तब वो चला गया, लेकिन उस दौर में जब इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि तालिबान के लोगों का शुरुआती दौर में वहां के स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। तालिबान दरअसल एक प्रकार से जब ये आया वहां पर तो ये भ्रष्टाचार को हटाने की उससे आया था, उस मंशा से आया था और कई इन्होंने कार्रवाई भी की और इन्होंने उन लोगों को भी सख्त सजा दी इस्लामिक कट्टर कानून के नाम पर, उस चीज को आधार बनाते हुए कि पब्लिकली उनका एग्जीक्यूशन कर दिया जाता था। जो भी मर्डर करते थे, जो कन्विक्ट होते थे, हत्या के आरोपी होते थे, साथ ही साथ अगर कोई नशे का सेवन कर रहा है तो उनको भी
सार्वजनिक रूप से उनका भी सर कलम कर दिया जाता था। ऐसी चीजें वहां पर खुले तौर पर की जाती थी। तो फिर इसके अलावा विकास के नाम पर उन्होंने रोड्स का भी निर्माण किया, सड़क का भी निर्माण किया और बहुत सारी चीजें की और एक प्रकार से व्यापार को भी बढ़ाया। अब ये जब सारी गुडी गुडी चीजें हो रही थी तो अफगानिस्तान की जनता शुरुआती दौर में काफी ज्यादा खिंची चली गई थी इस पूरी के पूरे तालिबान की तरफ। लेकिन उसके बाद तालिबान का एक क्रूर चेहरा भी साइमल्टेनियसली सामने आता रहा। जैसे तालिबान में जब तालिबान का शासन था तो वहां के आदमियों के लिए, वहां के पुरुषों के लिए सारी स्वतंत्रता थी, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो औरतें थी, जो महिलाएं थी, उन्हें सिर्फ और सिर्फ घर के भीतर रहने का हुक्म दे दिया गया था। फतवा जारी कर दिया गया था कि महिलाएं सिर्फ बुरखे में रहेंगी, यानी महिलाओं की स्वतंत्रता शून्य कर दी थी। बच्चे, बुजुर्ग, इनके पास भी कोई स्वतंत्रता नहीं थी। और अगर मैं बात करूं अल्पसंख्यकों की, तो अल्पसंख्यकों को दोस्तों इन्होंने धार्मिक उनके स्थलों को तोड़ा और उन्हें विवश किया कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर लें या फिर आपको हम मौत के घाट उतार देंगे। नर्क की तरह एक प्रकार से अफगानिस्तान बन चुका था उस दौर में। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि महिलाओं को भी सेक्स स्लेव्स बनाया गया। ये इन जिहादियों ने किया था उस दौर में। ये इस कट्टरपंथी क्रूर विचारधारा वाले तालिबानियों ने किया था उस दौर में। आपको दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आखिर ये तालिबान उठा कहां से या ये उगा कहां से, और इसकी पूरी संरचना भी आपको मैं समझाऊंगा। पूरा ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरह पूरा एक प्रशासन है इनका, एक सिस्टम है इनका, वो सब आपको मैं इस वीडियो में अब समझाने जा रहा हूं दोस्तों। आपने इसकी पूरी की पूरी अत्याचार को तो समझा। एक चीज और मैं उससे पहले बताना चाहूंगा कि इन्होंने एक जमाने में टेलीविजन पर, टीवी पर, संगीत पर, सिनेमा पर और एक प्रकार से उन बच्चियों पर जिनकी आयु दरअसल 10 साल की है या उससे ज्यादा है, तो फिर उन्हें स्कूल तक जाने से महरूम कर दिया था। उन्हें वंचित कर दिया था कि वो शिक्षा तक ना हासिल कर सके। तो दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका एक प्रकार से इसका उदय कहां से हुआ। इसका उदय माना जाता है कि 1990 में हुआ था, उस दौर में हुआ था। और इसका जो जन्मदाता है या इसका जो जनक है, इसका जो पितामह है, उसका नाम है मुल्ला उमर। इसी मुजाहिदीन ने इस पूरे संगठन को खड़ा किया था। और अभी फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर एक अमीर है जिसको इसका पूरा का पूरा खलीफा कहा जाता है। उसका नाम है मुल्ला हिबातुल्लाह अखुनजदा, ये इसका नाम है। और इसके पास अल्टीमेट अथॉरिटी है पूरे के पूरे तालिबान की। इस समय मुल्ला उमर की मौत हो चुकी है। क्लेम किया जाता है कि उसकी आज से तकरीबन 5 से 6 वर्ष पहले उसकी मौत हो चुकी है। तो यहां पर दोस्तों, यहां पर ये जिसका मैंने नाम लिया मुल्ला हिबातुल्लाह अखुनजदा, ये यहां का अमीर है। इसके 2 डेप्यूटी हैं, उनके नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी। सिराजुद्दीन हक्कानी इसका नाम है। ये सारे के सारे जो सैन्य ऑपरेशन है उनका कमांडर है। और है मुल्ला उमर का बेटा, उसका नाम है मुल्ला मोहम्मद याकूब। तो ये इस पूरे मुल्ला हिबातुल्लाह अखुनजदा के डेप्यूटी हैं जिनके नाम सिराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला मोहम्मद याकूब है। अब इनका एक अपना त्रिस्तरीय एक और सिस्टम है, उसमें लीडरशिप काउंसिल है, उसमें एक मंत्रिमंडल भी है और इनके पास फील्ड कमांडर और गवर्नर्स भी मौजूद हैं। यह है पूरा का पूरा तालिबान का सिस्टम। अब आपको दोस्तों आगे मैं बताना चाहूंगा कि एक करार हुआ था, बड़ा महत्वपूर्ण करार है और उसका जिक्र यहां पर करना जरूरी है क्योंकि उसी के बाद से सारी की सारी एक बार फिर से उस दौर की पुनरावृत्ति होने जा रही है। अब ये जो करार था दोस्तों, दरअसल ये हुआ था वर्ष 2020 में, पिछले साल 29 फरवरी को हुआ था और ये कतर की राजधानी दोहा में हुआ था दोस्तों। और दोहा में हिंसाग्रस्त अफगानिस्तान में शांति बहाली को लेकर एक करार हुआ अमेरिका के बीच और तालिबान के बीच। इसमें अफगानिस्तान में करार हो रहा है, लेकिन अफगानिस्तान ही पक्षकार नहीं है, इस बात को गांठ बांध लीजिएगा, क्योंकि अफगानिस्तान की सरकार पूरे तौर पर आश्रित है अमेरिका के ऊपर, चाहे हथियारों को लेकर हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे दूसरे देशों से संबंध स्थापित करने हो। हर बार, हर दिशा में, हर क्षेत्र में अफगानिस्तान की सरकार, प्रमुख तौर पर वहां के राष्ट्रपति अमेरिका की तरफ देखते हैं कि वहां से उनको कोई सहायता मिल जाएगी। लिहाजा ये पूरा का पूरा ये करारनामा हुआ है जिसपे हस्ताक्षर हुए, जिसके 30 देश करीब करीब, जिसमें भारत था, पाकिस्तान था, दुनिया के और तमाम शक्तिशाली देश मौजूद थे, उनके मौजूदगी में, उनकी उपस्थिति में
कतर की राजधानी दोहा में ये ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसमें कुछ बातें कही गई। मैं आपको बताना चाहूंगा। कहा गया कि अफगानिस्तान में तालिबान कुछ कैदियों को छोड़ेगा, फिर अमेरिका भी और तालिबान के जो कुछ आतंकवादी है जिनको अफगानिस्तान ने बंदी बना रखा है उन्हें भी रिहा किया जाएगा, यानी एक दूसरे के कैदियों को रिहा किया जाएगा। अमेरिका ने कह दिया कि हम आपके ऊपर लगाए गए तमाम आर्थिक प्रतिबंधों को हटा लेंगे। साथ ही साथ कहा गया कि हम अपने सैनिकों को भी पीछे कर लेंगे, कम कर लेंगे। तालिबान की तरफ से कहा गया कि हम अलकायदा को किसी भी देश के खिलाफ जमीन का इस्तेमाल अफगानिस्तान की नहीं करने देंगे। ऐसे कुछ करार किए गए और उसके बाद ये 1 वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है, 1 वर्ष पहले की बात है। ऐसा उस समय भी ये जताया गया था कि जब ये समझौता हो रहा है तो अफगानिस्तान के भीतर तालिबान अपने समझौते से मुकरेगा। और जब जो बाइडेन साहब ने इसकी घोषणा की कि हम अपने सैनिकों को, तकरीबन 13,000 सैनिक वहां पर मौजूद हैं, अमेरिका और नाटो के, अधिकतर नाटो के हैं, उन्हें वापस कर लेंगे, तो उसके बाद से, अप्रैल के बाद से, अभी जून चल रहा है, जून का अंत होने वाला है, तकरीबन 3 महीनों के दौरान हमले बढ़ चुके हैं। यूनिवर्सिटी के बाहर, कॉलेज के बाहर, पेट्रोल पंप के बाहर, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में, कबायली इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, बड़े बड़े जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर हर जगह हमले हुए। कई लोगों की, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। इस बीच अफगान फोर्सेस और तालिबान के आतंकवादियों के बीच भी लगातार युद्ध चल रहा है। अफगानिस्तान के सैनिक कई मोर्चों पर पिछड़ भी रहे हैं, क्योंकि जो सारी सहायता है, जो सारी ट्रेनिंग है, वो खराब हो गई है, वो बेकार हो चुकी है, व्यर्थ हो चुकी है। दरअसल 20 वर्ष जो अमेरिका ने इन्वेस्ट किए, मुझे नहीं पता क्या चीज उन्होंने सिखाई, कितना पैसा उन्होंने, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने खर्च कर दिया, लेकिन आज भी अफगानिस्तान की फोर्सेस रेडी नहीं है। वहीं उनके बनिस्पत अगर मैं बात करूं तालिबान की, तो तालिबान के जो लड़ाके हैं वो प्रशिक्षित हैं, उनके पास आधुनिक हथियार भी हैं और उन्हें फंड्स आते हैं सऊदी अरब से, यूएई से और पाकिस्तान से, और हथियार भी वहीं से आते हैं। सोचिए, इस तालिबान ने अपने जखीरे अंदोजी की शुरुआत की थी 1990 और 2000 के दशक में। तब इन्होंने कुछ शहरों को लूटा था जहां पर पुराने हथियारों का एक जखीरा बरामद करके अपने आप को आधुनिक कर लिया, कुछ विमान भी इन्होंने हड़प लिए। फिर ये आज इतने शक्तिशाली हो गए कि फिर से ये वापसी करने जा रहे हैं और उनके सामने अफगान लड़ाके कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अफगानिस्तान के भीतर 421 जिले हैं और प्रोविंशियल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, इनको मिलाकर टोटल 421 है, 34 प्रांत है। इनमें से 150 से ज्यादा, 150 से ज्यादा जिलों पर कब्जा अफगानिस्तान के भीतर, ध्यान से सुनिएगा, तालिबान का है। यह है स्थिति वहां पर। और अब आप सोचिए कि कई मोर्चों पर अफगान सैनिकों ने आत्मसमर्पण भी कर दिया है और वहां पर छोटे छोटे मिलिशियाज भी बन चुके हैं, छोटे छोटे सैन्य टुकड़ियां बन चुकी हैं लोगों की, जो वहां के स्थानीय लोगों की है, जो एक प्रकार से हथियार बंद हो चुके हैं। उनकी सहायता अफगानिस्तान की सरकार भी कर रही है कि हम आपको हथियार देंगे, आप जो सारा का सारा ये एंटी तालिबानी गुट है, ये जो तालिबान विरोधी गुट है, ये एकजुट हो जाए और ये छोटी छोटी मिलिशियाज बनकर ये तमाम लोग अफगान फोर्सेस का सहायता करें, उनकी मदद करें और अफगान सरकार के साथ मिलकर तालिबान को खदेड़ें। यानी अफगानिस्तान में गृह युद्ध का भी एक आशंका वहां पर मंडरा रही है। इस समय अफगानिस्तान में ये तमाम स्थितियां चल रही हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वॉशिंगटन के रुख में जो परिवर्तन आया है, उसी के कारण आज काबुल खतरे में है और कई ऐसे जिले हैं दोस्तों जहां पर तालिबान के लड़ाके सीमा पर बैठे हुए हैं घेर कर, और वो जानबूझकर हमला नहीं कर रहे हैं उस पूरे जिले पर या उस पूरे हेडक्वार्टर पर। वो इंतजार कर रहे हैं अमेरिका के सैनिकों के वापस जाने का। हालांकि अमेरिका लगातार कह रहा है कि हम दूसरे देशों में अपनी मौजूदगी को बढ़ाएंगे, मसलन पाकिस्तान में भी बात चल रही है कि वो उनके वहां पर एयर बेसिस बनाएगा, जिसको इमरान खान कहते हैं। एब्सोल्युटली नॉट, बेवकूफ है वो आदमी, लेकिन छोड़िए। अमेरिका कहता है कि हम बाहर से आप पर नजर रखेंगे, लेकिन अमेरिका का यह मूव वाकई में गलत है और इसका विरोध अमेरिका में उन्हीं की पार्टी जो सत्ताधारी है, उन्हीं की पार्टी के कुछ सेनेटर्स ने भी विरोध किया, नेताओं ने विरोध किया कि आप अभी क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इस समय स्थिति वाकई में नाजुक है। अभी अफगानिस्तान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका है और आप अगर ऐसे में बीच में चले जाएंगे, और तालिबान अपने वादे से मुकर चुका है, जबकि अमेरिका ने उस समय कहा था कि यह शर्तों पर यह करार हुआ है और अगर तालिबान ने इन शर्तों को नामंजूर किया तो फिर हम एक बार फिर से इस ऐतिहासिक फैसले को, इस करार को रद्द कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि यहां तो अमेरिका के राष्ट्रपति ही बैक सीट पर आ रहे हैं। कल्पना कीजिए कि सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति एक
चरमपंथी, एक कट्टरपंथी संगठन के सामने झुक चुके हैं। यह शर्मनाक है। अब यहां पर दोस्तों मैंने आपको जिक्र किया था शुरुआत में पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान के इसमें अपने स्वार्थ निहित है, लेकिन इसमें भारत का भी कुछ हिस्सा है। भारत का स्वार्थ नहीं है दोस्तों। भारत दरअसल अफगानिस्तान में एक प्रकार से वहां की जो विकास की परियोजनाएं हैं उस पर काम कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि सिर्फ 2020 में ही, एक महीने के दौरान ही, नवंबर के 2020 में ही अफगानिस्तान में 150 नई परियोजनाओं की घोषणा भारत ने की है। इसके अलावा दोस्तों भारत ने, आपको याद होगा कि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अफगानिस्तान गए थे तो उन्होंने वहां की संसद की नई इमारत का भी उद्घाटन किया था, इनॉग्रेशन किया था, और उस पूरे के पूरे भवन को बनाने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण थी। भारत वहां पर एक प्रकार से बड़ी बड़ी कई मेगावाट की पन बिजली योजनाएं भी चला रहा है और सिंचाई की परियोजनाएं भी चला रहा है। साथ ही साथ कई सारी ऐसी योजनाओं को संचालित भी कर रहा है जो कि अफगानिस्तान के विकास के लिए बड़ी जरूरी है। अफगानिस्तान के कई सारे जो फौजी हैं, जो पुलिस के जवान हैं, या फिर जो लोक सेवा से जुड़े हुए जो तमाम अधिकारी हैं, मुलाजिम हैं, वो तमाम लोग भारत में आकर ट्रेनिंग लेते हैं। यानी भारत एक प्रकार से अफगानिस्तान का वाकई में एक सहायता कर रहा है। अफगानिस्तान में विकास आए उसी दिशा में अफगानिस्तान की मदद कर रहा है। लेकिन भारत को इस बात का भी भय है कि हो सकता है अगर तालिबान सत्ता में आया तो फिर भारत की उस विकास परियोजनाओं को भी चोट पहुंच सकती है, क्योंकि पाकिस्तान का समर्थन करता है तालिबान, और तालिबान कश्मीर के मसले पर भी पाकिस्तान का समर्थन करता है। पाकिस्तान का समर्थन करता है तालिबान, और तालिबान के संबंध अलकायदा से अभी भी है। इस बात को लेकर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, भले ही वो कागजी तौर पर या खुले तौर पर कुछ भी कहता हो। अब यहां पर बात यह भी है दोस्तों, जाते जाते मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि भारत दरअसल बातें हो रही हैं कि भारत को अगर अफगानिस्तान के भीतर तालिबान कब्जा कर लेता है तो भारत क्या करे। भारत को इस समय अगर, क्योंकि क्षेत्रीय शांति के लिए बहुत जरूरी है कि तालिबान जैसे एक बेवकूफ और एक पागल संगठन से, जिसका जो सिरफिरा है, अगर उससे संबंध स्थापित करने हैं तो सभी देशों को, जो जिम्मेदार देश हैं, उन्हें एक प्रकार से नरम रुख अपनाना होगा, क्योंकि अफगानिस्तान के भीतर वो खून खराबा करेंगे। जो उनकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि अशरफ गनी ने तो कह दिया है कि हम सक्षम हैं, भले ही उन्होंने कहा है, लेकिन अशरफ गनी और उनकी अफगान फोर्सेस, कहने में बड़ा दुख हो रहा है, पत्थर रखकर कह रहा हूं कि अक्षम है वो अपने नागरिकों की रक्षा करने के लिए। इसलिए भारत समेत दुनिया के तमाम देशों को या तो एक ये करना चाहिए कि वो अफगानिस्तान के भीतर घुसे, अपनी अपनी फौज उतारें और अफगानिस्तान के भीतर तालिबान का सफाया कर दें, या फिर तालिबान से रिश्ते कायम कर लें, क्योंकि आने वाले समय में आप देखेंगे कि जैसे अमेरिका की सेना वहां से जाएगी, रुखसती हो जाएगी, उनकी रवानगी हो जाएगी, आप देखेंगे कि तालिबान वहां पर एक बड़े इलाके पर कब्जा कर चुका होगा। खुश पाकिस्तान हो रहा है, चिंता में अमेरिका समेत भारत और दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देश हैं। और मुझे दुख होता है कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनके साथ क्या होगा। हालांकि एक राहत की बात यह है कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनके पास हथियार है। हथियारों का होना गलत बात है, लेकिन अगर हैं तो कहीं ना कहीं वो अफगान फोर्सेस के साथ मिलकर बहुत सारे इलाकों में उनका मनोबल भी बढ़ा रहे हैं, फोर्सेस का अफगानी, और साथ ही साथ तालिबान को खदेड़ रहे हैं। और आज के इस मौजूदा दौर में जहां पर मोबाइल फोन्स हैं सबके पास, तो मुझे लगता है कि तालिबान को कब्जा करने में बहुत मुश्किलात होंगी, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान में लोग कितने जागरूक हैं यह समझना जरूरी है। हाल में आपने देखा कि म्यांमार में जुंटा चल रहा है, वहां पर सैन्य शासन लगा हुआ है, तो वहां पर लोग भी लगातार लोकतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान में यह होता है और दुनिया कब तक तमाशा देखती है, यह सिर्फ देखना है। वरना आप सोचिए कि दुनिया में इतने बड़े बड़े देश हैं, इतने बड़े बड़े अरबों बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रक्षा बजट है उनके पास, और वो एक तालिबान जैसे संगठन को अगर मसल नहीं पा रहे हैं, उसे खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद ऐसी लाचारी पर शर्म आनी चाहिए उन लोगों पर। वो देश, अमेरिका जैसे देश, जो अफगानिस्तान को तबाह कर दिया 2 दशकों में, और आज वो वापसी कर रहा है, तो वहां पर फिर से इस समय भी तालिबान का वहां पर शासन आने की उम्मीद है, तो अमेरिका यहां पर विफल हुआ है और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।